आज हम रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड के पीछे जो फिजिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड क्या है। किसी भी फॉसिल का आयु जानने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड का यूज किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड कार्बन के रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14 पर बेस्ड है। हम जानते हैं कि कार्बन एटम 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन से बना होता है और उसे C12 कहते हैं। और ज़्यादातर नेचर में C12 से ही कार्बन एटम बना होता है, लेकिन उसके एक आइसोटोप C14 भी होते हैं और C14 में 2 एक्सेस न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है और उसका एटॉमिक मास नंबर 14 होता है। वो 2 एक्सेस न्यूट्रॉन की वजह से अनस्टेबल होता है और उसी की वजह से रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। नेचर में फ्री कार्बन एटम तो ज़्यादातर दिखते नहीं, लेकिन कार्बन एटम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मोलेक्युलर फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ पाया जाता है और CO2 के ज़्यादातर मॉलिक्यूल कार्बन 12 से बने होते हैं, लेकिन CO2 के कुछ मॉलिक्यूल में रेडियो एक्टिव कार्बन 14 भी होते हैं और उसका यूज करके डेटिंग मेथड जो डेवलप हुई है उसे रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं। हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि नेचर में कार्बन 12 एब्यूडेंट है और सभी मोस्ट ऑफ में CO2 के मोलेक्यूल उसी से ही बने होते हैं, तो फिर C14 कैसे बनते हैं। हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एब्यूडेंट होते हैं और ये नाइट्रोजन 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन से बने होते हैं। जब ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की ऊपरी सतह पर कॉस्मिक रे के न्यूट्रॉन के साथ प्रोसेस करते हैं और ये न्यूट्रॉन जब एब्सॉर्ब होता है तब ये नाइट्रोजन कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाता है और एक प्रोटॉन एमिट होता है। हम जानते हैं कि कॉस्मिक रे में अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि होते हैं और हाई एनर्जाइड होते हैं और वो कभी कभी नाइट्रोजन के साथ प्रोसेस करते हैं। नाइट्रोजन 7 नंबर का एलिमेंट है और वो कॉस्मिक रे के 1 न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करते हैं और कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक प्रोटॉन फ्री होता है। बस कुछ इसी तरह कार्बन 14 एलिमेंट का निर्माण होता है। हम सब जानते हैं कि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप है क्योंकि वो अनस्टेबल है और स्टेबिलिटी के लिए बीटा माइनस डीके इमिट करता रहता है और कार्बन 12 स्टेबल है, इसलिए कार्बन 14 की टेंडेंसी रहती है कि वो कार्बन 12 में रूपांतरित होने की कोशिश करता है। रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड बस उसी पर बेस्ड है। सबसे पहले हम हाफ लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के जो नेचुरल नंबर होते हैं जीरो टाइम पर उसे N0 बोलते हैं और जब वो न्यूक्लियस के नंबर हाफ हो जाता है और उसमें जो टाइम लगता है उसे हाफ लाइफ बोलते हैं। और कार्बन 14 का हाफ लाइफ 5730 ईयर्स है और ये किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप के
कैरेक्टरिस्टिक होती है और सभी के अलग अलग हाफ लाइफ होते हैं और ये फिक्स और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसका यूज करके किसी भी फॉसिल की आयु जानी जाती है। अब हम ये देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी प्लांट और एनिमल में कैसे आते हैं। हम सब जानते हैं कि सभी प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होते हैं वो प्लांट में आते हैं। बाद में फूड चेन की वजह से प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सभी एनिमल और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाता है। और सभी एनिमल और सभी प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 से कार्बन 14 के जो रेशियो है वो 10⁻12 से 1 का होता है। मीन 1 ट्रिलियन कार्बन के एटम में एक एटम कार्बन 14 के होते हैं, बाकी सभी एटम 1 ट्रिलियन एटम कार्बन 12 के होते हैं। मैं रफली एग्जांपल से समझाऊं तो समझ लो कि कार्बन डाइऑक्साइड के किसी सैंपल में 10⁻14 एटम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन 14 के एटम 100 हो गए। ठीक है ना, ये कार्बन 12 और ये कार्बन 14। हम जानते हैं कि एटम की संख्या एवोगैड्रो नंबर के ऑर्डर में होते हैं, लेकिन मैंने ये रफली आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिया है। अगर किसी भी फॉसिल हमें धरती में से प्राप्त होता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का नंबर अगर 10⁻14 होता है तो कार्बन 14 का नंबर 100 होना चाहिए, क्योंकि उसके रेशियो फिक्स है। 1 ट्रिलियन में 1 एटम होता है तो 10⁻14 में 100 होगा। लेकिन हमें जो फॉसिल प्राप्त हुआ उसमें अगर कार्बन 12 के एटम 10⁻14 है और हमको मालूम पड़ता कि कार्बन 14 के एटम सिर्फ 50 है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म था तब उसमें कार्बन 14 के एटम 100 रहा होगा। लेकिन जब वो एक बार मर गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और उस सभी साइकिल समाप्त हो गई और नए कार्बन डाइऑक्साइड बनना बंद हो गया और कार्बन 12 तो जो थे वो ही रहे, लेकिन कार्बन 14 का रेडियो एक्टिव डिके स्टार्ट हो गया और उसकी संख्या कम होनी स्टार्ट हो गई और उसकी संख्या अब जो 50 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी संख्या आधा हो गई और आधा होने में जो टाइम लगता है उसे हम हाफ लाइफ बोलते हैं और उसका हाफ लाइफ 5730 ईयर है। तो हम समझ सकते हैं कि फॉसिल की आयु 5730 ईयर होगी। और एक एग्जांपल दे, अगर कार्बन 14 के एटम 25 है तो उसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का ओरिजिनल 14 एटम की संख्या 100 होगी और अब उसकी 1/4 हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म था तब से उसने 2 हाफ लाइफ साइकिल बिताई है। 5730 ईयर्स प्लस 5730 ईयर्स मीन्स उसका आयु 11,460 ईयर्स हुआ। और किसी भी फॉसिल में कार्बन 14 के एटम का नंबर इस अनुपात में नहीं होता और 45 या 55 ऐसा होता तो हम रेडियो एक्टिव डीके लॉ का यूज करके उसकी आयु के बारे में जान सकते हैं। और हम साथ साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं
हम साथ साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कार्बन 14 के एटम होते हैं वो रेडियो एक्टिव डीके कैसे करते हैं। कार्बन 14 अनस्टेबल है और इसलिए वो बीटा डीके एमिट करते हैं। बीटा डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। इस कार्बन एटम में 8 न्यूट्रॉन है, उसमें से एक न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए तो प्रोटॉन की संख्या 7 हो जाएगी। एटॉमिक मास नंबर तो 14 ही रहेगा। 7 नंबर वाला नाइट्रोजन बन जाएगा और एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। इसलिए चार्ज की सिमिट्री के लिए एक इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और साथ साथ में एनर्जी और स्पिन की कंजर्वेशन के लिए एक एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होता है। कुछ इस तरह की प्रोसेस से कार्बन 14 नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में ये नाइट्रोजन का आइसोटोप स्टेबल होता है। इसी मेथड का यूज करके हम किसी भी फॉसिल के आयु के बारे में जान सकते हैं।